हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्मार्ट जीके फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक काल से जुड़े या वैदिक सभ्यता से जुड़े उन तथ्यों को आसान भाषा में पॉइंट्स के जरिए कवर करेंगे, पॉइंट्स के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, बात करें अगर वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता भारतीय संस्कृति का वो समय है जिस दौरान वेदों की रचना हुई थी। और हड़प्पा संस्कृति के बाद में भारत की ये नई सभ्यता जिसका जन्म हुआ था हड़प्पा संस्कृति के बाद में। और इस सभ्यता के मतलब अगर स्रोत है, जानकारी के स्रोत कौन है, तो वो वेद है। और वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता नाम पड़ा था। वैदिक सभ्यता का वेदों के आधार पर ही। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको पॉइंट्स के जरिए कवर करेंगे, वैदिक सभ्यता को पॉइंट्स के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पॉइंट से। तो सबसे पहले पॉइंट्स रहने वाला है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो ये आर्य थे। आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। और ये कहाँ से आए थे, तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे थे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। और अगर बात करें मैक्स मुलर, जो कि एक खोजकर्ता थे, उनके द्वारा अगर हम बात करें तो आर्यों का मूल समाज मूल निवास स्थान कौन सा था, तो वो मध्य एशिया है। मध्य एशिया को माना जाता है मैक्स मुलर खोजकर्ता के द्वारा। और आर्यों का और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता या वैदिक सभ्यता कौन सी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। और इसी के साथ में आर्यों की भाषा कौन सी होती थी, तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्यों की भाषा कौन सी थी, वो संस्कृत थी। और वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन थे, तो वो वेद थे, हमने अभी याद किया था। वैदिक सभ्यता की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती थी, तो वो वेदों के द्वारा प्राप्त होती थी। और वेदों के आधार पर ही वैदिक सभ्यता इसका नाम पड़ा था। और आर्यों ने किसकी रचना की थी, आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी। ऋग्वेद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण होता है उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता था। और आर्यों ने किस वेद की रचना की थी, तो वो ऋग्वेद की थी। और ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण पता होता है या जिस समय का पता चलता है उसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो तमसोमा सदगम्य, ये कहाँ से लिया गया है, तमसोमा सदगम्य, यह ऋग्वेद से लिया गया है। तमसोमा सदगम्य ऋग्वेद वेद से लिया गया है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे उपनिषदों की, तो उनकी कुल संख्या कितनी है, तो वो है 108। उपनिषद कितने हैं, 108 है। महापुराणों की बात करें तो वो कितने हैं, तो वो 18 है। वेदांग की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं, वो है 6। चलते हैं आगे। और अगर बात करें दोस्तों वैदिक काल के विभाजन की, वैदिक काल के भागों की, तो इसके दो भाग हैं वैदिक काल के। वैदिक काल के कितने भाग हैं, वैदिक काल के दो भाग हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पहला कौन सा है, ऋग्वैदिक काल है। और दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, अगर दोस्तों ऋग्वैदिक काल की बात करें सबसे पहले, तो ऋग्वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक कालीन नदियों को कवर करते हैं। तो अगर ऋग्वैदिक कालीन नदियों में हम अगर नदियों के पुराने नाम और उनके अभी के नाम को दोनों को कवर करते हैं, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में नदियों के पुराना नाम कौन सा था और आधुनिक नाम कौन सा है, तो वो पहले वाला नाम कौन सा था, कुब्र एक नदी है। कुब्र का पूरा अभी का नाम क्या है, वो कुर्रम है। नेक्स्ट है कुबा नदी। कुबा का अभी का नाम क्या है, वो काबुल है। कुबा किसका पुराना नाम है, वो काबुल नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट है विस्तता। विस्तता किस नदी का पुराना नाम है, वो झेलम नदी है जो इसका पुराना नाम है विस्तता। नेक्स्ट है अस्किनी। अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है, वो है चेनाब नदी है जो उसका पुराना नाम क्या है, अस्किनी है। नेक्स्ट है गोमती। गोमती किस नदी का पुराना नाम है, ये गोमल नदी है। गोमल नदी का पुराना नाम गोमती है। सुसुतु। सुसुतु किस नदी का पुराना नाम है, ये स्वात नदी है जिसका पुराना नाम सुसुतु है ऋग्वैदिक कालीन में। और पुरुषणी।
पुरुषनी किस नदी का पुराना नाम है? ये रावी नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट है विपाशा। विपाशा किस नदी का पुराना नाम है? ये है व्यास नदी जो है उसका पुराना नाम, प्राचीन नाम विपाशा है। नेक्स्ट है गंडक। गंडक जो नदी है उसका पुराना नाम क्या रहा है? उसका पुराना नाम है सदानीरा, गंडक नदी का पुराना नाम है। नेक्स्ट है दसदती, ये घग्गर नदी का पुराना नाम है। और नया इससे लास्ट है स्तूरदी। स्तूरदी है सतलज नदी। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? स्तूरती है। बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक काल के उल्लेख की, तो ऋग्वैदिक काल के उल्लेख में सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी है। इसको पवित्र नदी, जो सरस्वती नदी है ऋग्वैदिक काल के उल्लेख में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी माना गया है। और अगर बात करें गंगा और यमुना की, तो इस ऋग्वैदिक काल में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? वो सिर्फ 3 बार हुआ है। और अगर बात करें सर्वाधिक उल्लेख की, तो सर्वाधिक उल्लेख की बात करें तो एक ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, उसका उल्लेख, उसका जिक्र बार बार हुआ है। सर्वाधिक बार बार किसका उल्लेख हुआ है ऋग्वैदिक काल में? वो सिंधु नदी का हुआ है। नेक्स्ट पे पॉइंट पे हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल देवता को करते हैं। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद के काल में किन किन देवताओं का किस किस नाम से पुकारा जाता था, उनका संबंध किस किस चीज़ से था, तो वो है आगे याद कर, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देवता हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे? तो देवताओं की बात करें तो इंद्र, सबसे पहले इंद्र। इंद्र को संबंध किस किस चीज़ से था? तो इंद्र को युद्ध का नेता कहा जाता था। युद्ध का नेतृत्व करते थे इंद्र। और साथ में वर्षा का देवता, ये ऋग्वेद काल में युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसको कहा जाता था? ये इंद्र को कहा जाता था। अग्नि, नेक्स्ट है अग्नि देवता। अग्नि देवता किस किस के थे? ये देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। अग्नि देवता देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता के काम अग्नि देवता द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है वरुण देवता। वरुण देवता कौन है? ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है। साथ में समुद्र का देवता है। कौन है समुद्र का देवता? वरुण है। साथ में विश्व के विनाश नियामक एवं शासक हैं। विश्व है जो उसके नियम शासक कौन है? वो वरुण देवता है। सत्य का प्रतीक किसको माना जाता है? वो वरुण देवता को ही माना जाता है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के मतलब करता, दिन रात जो होती है, मतलब दिन का समय 12 घंटे और रात का समय, जो भी ये दिन रात का काल चक्कर चलता है, और ऋतु परिवर्तन जो भी मौसम परिवर्तन होता है, उसके देवता किसको माना जाता है? वो है वरुण देवता को ऋतु का और दिन रात के कर्ता का देवता माना जाता है। अगला देवता कौन है? वो गो देवता। गो देवता किसका, इसका संबंध किनसे है? ये आकाश के देवता को कहा जाता है। और गो देवता कौन है? ये सबसे प्राचीन देवता है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद के हिसाब से इनको प्राचीन देवता माना जाता है। और ये कहाँ किस चीज़ के देवता है? ये आकाश के देवता है, गो देवता। नेक्स्ट है सोम। सोम किसके देवता माना जाता है? ये वनस्पति देवता माने जाते हैं। जड़ी बूटियों के देवता किसको माना जाता है? सोम को माना जाता है। नेक्स्ट है उषा। उषा को किसका माना जाता है? प्रगति और उत्थान देवता माना जाता है। प्रगति और उत्थान देवता किसको माना जाता है? उषा को माना जाता है। उषा देवता जो है वो प्रगति एवं उत्थान के देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है मरुत। मरुत को आंधी तूफान का नाम, आंधी तूफान का देवता माने जाते हैं। पवन देवता जिसको बोलते हैं हम मरुत। जैसे मारुति पुत्र कौन है? वो हनुमान जी हैं। तो इसलिए मरुत के देवता कौन है? वो आंधी तूफान का देवता माना जाता है यानी। नेक्स्ट है पुषण। पुषण किसके देवता हैं? ये पशुओं के देवता हैं। पशुओं के देवता कौन है? पुषण देवता है। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु किस चीज के देवता हैं? तो विष्णु है संरक्षक और पालनकर्ता। क्योंकि विष्णु जो देवता है वो मतलब पालन पोषण भी करते हैं। और संरक्षण सुरक्षा का देवता जो किसको माना जाता है? वो विष्णु को माना जाता है सुरक्षा का देवता। और पालनकर्ता, पालन पोषण करता देवता जो थे वो विष्णु को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कवर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे प्रमुख दर्शन और उनके फाउंडर या उनके प्रवर्तक, तो वो कौन कौन से हैं? प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं और उनके फाउंडर कौन है? तो प्रमुख सबसे पहले है चावार्क। चावार्क के फाउंडर कौन है? तो प्रवर्तक कौन है? तो चावार्क के प्रवर्तक चावार्क ही हैं। नेक्स्ट है योग। योग जो दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक फाउंडर कौन है? वो पतंजलि हैं। पतंजलि योग के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है सांख्य। सांख्य के जो फाउंडर कौन है? वो कपिल है, सांख्य के फाउंडर प्रवर्तक। नेक्स्ट है न्याय।
न्याय के फाउंडर कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो ये गौतम है, जो गौतम बुद्ध हैं, जो उनको न्याय का फाउंडर या प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक। वैश्विक के फाउंडर और प्रवर्तक कौन है? तो ये कणाद और उलक सॉरी उलक और कणाद, ये वैश्विक के फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा ये कौन है? तो ये जेमिनी के जेमिनी है, सॉरी जेमिनी किसके हैं? पूर्व मीमांसा दर्शन के फाउंडर है, प्रवर्तक है। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मीमांसा के फाउंडर कौन है? तो ये बादरायण है, जो कि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कवर करें, बात करें तो वह है वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी, या किस चीज किन किन को मतलब किसको किस चीज़ का मुखिया बनाया जाता है, किसको मतलब कौन सा पद दिया गया था। तो वो ऋग्वेद काल में, वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में किस किस को किस चीज़ का पद दिया गया था, तो वो हम इस आगे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्रामीणी, ग्रामीणी कौन होता था? तो ग्रामीणी होता था गांव का मुखिया, जिसको हम सरपंच बोल देते हैं, या फिर जो गांव का मुखिया होता है वो ग्रामीणी कहलाया जाता था वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के टाइम पे। नेक्स्ट है विश्वपति। विश्वपति कौन था? ये विश्व का प्रधान होता था, ये प्रधान को बोला जाता था विश्वपति। नेक्स्ट है पुरोहित। पुरोहित कौन होता था? ये पुरोहित होता था राजा का मुख्य परामर्श या उनको परामर्श देने वाला, या मतलब एडवाइस देने वाला जो भी होता था, वो कौन था? पुरोहित होता था। पुरोहित कौन होता था? ये राजा को एडवाइस देने वाला, परामर्श दाता होता था ये। नेक्स्ट है उगर। उगर कौन होता था? तो उगर पुलिस या अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था, वो उग्र होता था। अपराधियों को पकड़ने की जो कार्य करने वाला था, वो उग्र होता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है वाजपति। वाजपति कौन होता था? ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था, वाजपति। नेक्स्ट है प्रूप। प्रूप कौन होता था? ये दुर्गपति, महल का जो मतलब महल का इसको अगर आसान भाषा में बोले तो मतलब जहाँ पे भी इनकी चलती थी, महल में जिसकी ज़्यादा चलती थी, या फिर आसान भाषा में अगर बात करें दोस्तों, तो प्रूप दुर्ग का मतलब मालिक होता था। नेक्स्ट है सपस। नेक्स्ट है सपस। सपस कौन होता था? ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। नेक्स्ट है सपस। नेक्स्ट है प्रूप। प्रूप कौन होता था? प्रूप होता था दुर्ग का पति, दुर्ग का मालिक जो होता था, महल का मालिक होता था, वो प्रूप होता था। उस टाइम पे प्रूप बोला जाता था ऋग्वेदिक काल में, सॉरी ऋग्वेदिक काल और वैदिक सभ्यता में। नेक्स्ट है सपस। सपस कौन होता था? सपस जो होता था वो जनता की गतिविधियों या जनता द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं उनकी गतिविधियों का देखने वाला गुप्तचर होता था, जिसको हम वो आसान भाषा में बोले तो डिटेक्टिव बोल दें। तो डिटेक्टिव होता था, जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। सपस होता था, इसको सपस बोला जाता था। नेक्स्ट है दूत। दूत कौन होता था? ये सूचना प्रेषित करने वाला, मतलब सूचना एक दूसरे को देने वाला, कम्युनिकेशन स्किल बनाने वाला कौन होता था? ये दूत होता था। इसके द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया जाता था उस टाइम में। नेक्स्ट है कुलपति। कुलपति कौन होता था? परिवार का प्रधान। परिवार का प्रधान को कुलपति कहा जाता है। परिवार के प्रधान जैसे कि पिता होता है, परिवार का बड़ा कौन होता है? पिता होता है, मुखिया पिता ही होता है। तो ऐसे कुलपति परिवार का प्रधान को बोला जाता था। नेक्स्ट है राजन। राजन किसको बोला जाता है? ये जन का शासक, जिसको हम राजा बोल देते हैं, राजा होता था वो, राज उसको राजन भी बोला जाता है। और जन का शासक, जनता का शासक होता था ये कौन? ये राजन होता था। नेक्स्ट है रत्नी। रत्नी कौन होता था? ये सूत। रत्नी कौन होता था? ये सूत, रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी, जो टैक्स होता था या मतलब टैक्स टाइप का कुछ भी, ये कर वर का जो भी काम देखता था, वो रत्नी होता था, उसको हम रत्नी बोला जाता था। तो दोस्तों अगर बात करें युद्ध नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो युद्ध के कबीले का नेतृत्व कौन करता था? तो ये राजा करता था। युद्ध के कबीले का नेतृत्व था कौन करता था उस टाइम पे वैदिक काल में? तो राजा के द्वारा किया जाता था। और नेक्स्ट है युद्ध में युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गायों की खोज जो मतलब एक गविष्ट शब्द था युद्ध में, गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। और गविष्ट शब्द का अर्थ क्या होता था? वो गायों की खोज होता था। ये गविष्ट शब्द का प्रयोग है, मतलब गविष्ट शब्द का अर्थ है
नेक्स्ट पॉइंट पे हम अगर बात करें, दशराज युद्ध का उल्लेख भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे कि हम बात करें, दशराज युद्ध होता था, मतलब हुआ था, जो दशराज युद्ध को उल्लेख किसमें है, तो वो ऋग्वेद काल में है। ऋग्वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख है और ये उसके 7वें मंडल में आता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। और दशराज युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो ये पुरुषनी नदी जिसको अभी हम रावी नदी बोलते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और तो ये पुरुषनी नदी पर दशराज युद्ध का मतलब दशराज युद्ध हुआ था। और ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पर, तो किन किन के बीच में होता, अगर बात करें किन किन के बीच में होता, तो ये सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। विजय कौन हुआ था, तो विजय इसमें सुदास जी, मतलब सुदास जो थे उसकी विजय हो गई थी, वो जीत चुके थे। किनके बीच युद्ध हुआ था, सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पुरुषनी नदी रावी नदी के तट पे हुआ था। कौन सा युद्ध था, दशराज युद्ध था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आप नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे हम बात करें, दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द हैं और उनका राज्य का नाम है। तो अगर हम दिशाओं को अगर कवर करते हैं, जैसे कि दिशा को उस टाइम में कौन कौन सा शब्द दिया गया था, कौन कौन से नाम से जाना जाता था, और उन पे कौन कौन से राज्य का मतलब शासन था, तो वो उसको हम अब कवर कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जैसे कि बात करें पूर्व, पूर्व दिशा को उस टाइम में क्या शब्द दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, तो प्राची नाम है, जो पूर्व दिशा को बोलते थे। नेक्स्ट है पश्चिमी, पश्चिमी को प्रीतिची कहा जाता था। नेक्स्ट है उत्तर, उत्तर को उदिची, उदिची शब्द दिए, ये शब्द दिए गए थे ऋग्वेदिक काल वैदिक सभ्यता के दौरान। और यहाँ पे अगर बात करें तो सम्राट की या राजाओं की, तो पूर्व के जो राजा थे, सम्राट थे, राजा थे, कौन थे, तो वो सम्राट थे, सॉरी सम्राट थे। और पश्चिम के मतलब ये राजा का नाम दिया गया था, सम्राट था ना। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के राजा का नाम क्या था, तो ये सौराष्ट्र होता था। वैदिक सभ्यता में सौराष्ट्र नाम किसका होता, ये पश्चिम के राजा का था। नेक्स्ट है उत्तर का राजा, उत्तर का राजा का नाम क्या होता था उस टाइम पे, ये विराट बोला जाता था। नेक्स्ट है मध्य, मध्य जो बीच के स्थान का जो राजा का नाम होता था उसको राजा ही बोलते थे। और दक्षिण के राजा का क्या नाम था, वो भोज था। उस टाइम पे दक्षिण के जो राजा होते थे या उनका नाम क्या होता था, तो राजा का नाम था भोज। नेक्स्ट पे अगर हम ऋग्वेदिक काल में बात करें तो इसकी सामाजिक व्यवस्था आता है, जैसे कि अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था। अगर बात करें दोस्तों सामाजिक व्यवस्था में, तो सामाजिक तौर पे मतलब किस किस को किस किस नाम से बुलाया जाता, व्यवसाय क्या था, तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो ऋग्वेदिक काल में अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में या 4 भागों में डिवाइड किया गया था। 4 वर्ण और 4 विभाग कौन से थे, वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे कि ये कैटेगरी थी, जैसे कि कास्ट कैटेगरी जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये वो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये इनका विभाजन किस तौर पे किया गया था, या इनका किस तौर पे मतलब बांटा गया था, तो वो व्यवसाय के आधार पर। तो पॉइंट की जैसे हम बात करें ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष युक्त को 4 वर्णों में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ये पुरुष सूक्त कुछ है, वो उसको 4 वर्णों में इसका पुरुष युक्त सूक्त जो था, इसका 4 वर्णों में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है जैसे पॉइंट 10वें मंडल में कहा गया कि ब्राह्मण, जैसे कि ये 4, जैसे कि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो 4 भाग वो होते थे, 4 भागों में बांट दिया गया था। तो उन 4 भागों में मतलब उनको कैसे पहचाना जाता था, क्या कहा जाता था, तो इसको 10वें मंडल के अनुसार, जो ऋग्वेद काल के 10वां मंडल था उसके अनुसार जो ब्राह्मण होता था ना, ब्राह्मण को पुरुष परम पुरुष माना जाता था, प्रथम पुरुष माना जाता था। जो क्षत्रिय होता था उसको उसकी भुजाओं के समान माना जाता था। जो क्षत्रिय है इसको उसकी जो ब्राह्मण की भुजाओं के समान माना जाता है। नेक्स्ट है इस वैश्यव, वैश्यव को जांघों के या मतलब थाइस के अनुसार मतलब बराबर के जो इस मतलब माना जाता था। और नेक्स्ट है शूद्र, शूद्र की उत्पन्न या शूद्र जो होते थे उनको पैरों के बराबर माना जाता था। ये किसमें था, ये ऋग्वेद काल के सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक तौर पे जो लोग थे उनको आपस में ये सब मतलब 4 वर्णों में बांटा गया था। और 4 वर्ण यही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनको मतलब उस टाइम में 10वें मंडल में ब्राह्मण को प्रथम पुरुष माना गया, क्षत्रिय को उसकी भुजाओं के बराबर माना जाता था,
वैश्य को जांघों के बराबर और शूद्र को पैरों के बराबर माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था के 10वें मंडल के अनुसार है ये। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि है आर्यों का समाज। आर्यों का समाज क्या होता था? पितृ प्रधान होता था, पितरों की पूजा करते थे, पितृ प्रधान ये आर्यों का समाज होता था, पितृ प्रधान। नेक्स्ट जैसे पॉइंट की बात करें परिवार, ये परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन सी? परिवार सबसे छोटी इकाई थी और परिवार का कुल और परिवार कुल थी आर्यों की, सॉरी ये आर्यों की है इधर। आर्यों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये आर्यों की सबसे छोटी इकाई थी परिवार और कुल थी। और जिसका मुखिया कौन होता था? ये पिता होता था, परिवार और कुल का मुखिया, जिसको हम कुलपति भी बोलते थे, पिता भी बोलते हैं, और जिसको हम कुलप या कुलपति कहा जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्त्रियां जो थी इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य करती थी, यज्ञ में उनका साथ काम करती थी, हाँ मतलब यज्ञ करती थी, उनका हाथ बढ़ाती थी, ये यज्ञ कार्य में उनके साथ भाग लेती, बराबर भाग लेती थी स्त्रियां। नेक्स्ट है बाल प्रथा और बाल विवाह प्रथा और पर्दा प्रथा, मतलब घूंघट और बाल विवाह जो था उस टाइम पे प्रचलन नहीं था, उस टाइम पे ये सब नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो स्त्रियां जो थी उनके अगर पति की मौत हो जाती थी या पति मर जाते थे तो उनको देवर के साथ में उनका विवाह कर दिया जाता था आर्य समाज में वैदिक सभ्यता के दौरान। नेक्स्ट है जो महिलाएं थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी, पढ़ाई करती थी, शिक्षाएं वेदों की मतलब पढ़ाई करती थी, उस टाइम पे शिक्षा ग्रहण का करने का उनका अधिकार होता था। नेक्स्ट है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता, मतलब जो महिलाएं जो शादी नहीं करती थी, जिनकी शादी नहीं होती थी या जो शादी नहीं करना चाहती थी, अविवाहित होती थी, उनको अमाजु नाम से बोला जाता था, अमाजु उनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है जैसे कि आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो आर्य जो वस्त्र पहनते थे वो 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से थे? वास, अधिवास और उष्णीय। ये उन वस्त्रों के नाम है। वस्त्रों के नाम कौन कौन से हैं? वास, अधिवास और उष्णीय। उष्णीस है, सॉरी, उष्णीस जो है ये आर्यों के मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, ये इसी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन था? तो अगर पेय पदार्थ की बात करें तो सोमरस जो है, सोमरस ये उनका पेय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ भी बोल सकते हैं इसको। और ये किससे मिलता है? ये वनस्पति से बनाया जाता है, वनस्पति के द्वारा बनाया जाता है पेय पदार्थ, जो कि क्या है? सोमरस था। और ये किन का था? आर्यों का था, ऋग्वैदिक काल के दौरान। आर्य अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे तो कौन कौन से थे? तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दूत द्यूत क्रीड़ा। जो संगीत होता था ये आर्यों का मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन होता था। नेक्स्ट है रथ दौड़, रथों की दौड़ हुआ करती थी, उसको भी आर्यों का मनोरंजन का मतलब मनोरंजन का साधन माना जाता था। नेक्स्ट मानना मतलब होता था, सॉरी। और घुड़दौड़ होती थी, घोड़ों की दौड़ भी इनका मुख्य मनोरंजन का संसाधन था। और द्यूत क्रीड़ा ये भी उनका एक मनोरंजन का एक तरह का संसाधन था। तो बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। पहले हमने अभी कवर किया था सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था। और अब बात करें ऋग अर्थव्यवस्था की। जैसे कि अभी हमने कवर की थी सामाजिक व्यवस्था, अभी हम कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की बात करें ऋग्वैदिक काल में वैदिक सभ्यता की ऋग अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों के जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि, पशुपालन करते थे, साथ में कृषि किया करते थे, ये इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था आर्यों का। नेक्स्ट है गाय, गाय को अधन्या न और जो आर्य थे वो ऋग्वैदिक काल के दौरान या वैदिक सभ्यता के दौरान जो आर्य आए थे वो गाय को अधन्या मतलब अधन्या बोला करते थे। और ये न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इसे जो मतलब रखा गया था, इसकी मतलब हत्या करना मतलब पाप माना जाता था उस टाइम पे। और अभी भी है शायद, शायद क्या अभी भी है हिंदू धर्म में, तो अभी भी है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें आर्यों का प्रिय पशु कौन सा होता था? तो प्रिय पशु की बात करें तो दोस्तों घोड़ा जो है ये उनका प्रिय पशु था। और न मारे जाने योग्य पशु कौन था? वो गाय होता था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो वो इंद्र थे। आर्यों की अगर बात करें तो इनका जो देवता था, सबसे प्रिय देवता वो इंद्र थे। प्रिय घोड़ा मतलब प्रिय पशु था वो घोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम अगर बात हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि दूर दूर तक जाने वाले, भ्रमण करने वाले, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए दूर दूर तक काम के लिए जाने वाले को पणी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में।
वैदिक सभ्यता के दौरान। नेक्स्ट है लेन देन में वस्तु विनिमय की मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान की प्रणाली को क्या बोला जाता था? वस्तु विनिमय विनियम जो प्रणाली थी वो लेन देन की वस्तु के आदान प्रदान की जो प्रणाली थी उसको वस्तु विनिमय प्रणाली या पर कहा जाता था उस टाइम पे। नेक्स्ट है ऋण देकर जो ब्याज लेता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ऋण देकर जो मतलब ब्याज लेता था उसको बैंक नोट सूदखोर कहा जाता था। जो ऋण देता था और उस पर ब्याज लेता था उसको बैंक नोट सूदखोर कहा जाता था वैदिक सभ्यता के दौरान, ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। लोहा जो धातु थी वो आर्य द्वारा खोजी गई थी। इससे पहले जैसे कि सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में किस किस चीज़ का मतलब खोज की गई थी? ये सोना, तांबा, टीन, ये सब की खोज सिंधु सभ्यता के दौरान हो गई थी, परंतु लोहा जो था वो सिंधु सभ्यता के टाइम पे नहीं खोजा गया था, मतलब नहीं मिला था। और जो आर्यों द्वारा धातु कौन सी खोजी गई थी? तो वो धातु थी लोहा। और जिसको क्या बोला जाता, मतलब आर्य किस नाम से बुलाया जाता था? ये आर्य उसको श्याम ऐश बुलाया करते थे लोहा को। और तांबे को अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि है तांबा, तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था आर्यों द्वारा, लोहित अयस्क। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि वैदिक सभ्यता के दो पार्ट थे, तो पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो अगर दो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि नेक्स्ट भाग है जो उत्तर वैदिक काल, तो उसको हम अभी कवर करते हैं। तो अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो प्रिय देवता जो होते थे, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। और नेक्स्ट काल जैसे ये है उत्तर वैदिक काल, इसमें इंद्र की जगह किसको प्रिय देवता माना जाता था? ये प्रजापति, प्रजापति जो देवता थे इनको प्रिय देवता माना जाता था इंद्र के स्थान पे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब उत्तर वैदिक काल था उसके टाइम पे जब राजा का राज्य अभिषेक हुआ करता था, तो उस टाइम पे राजसूय ये एक यज्ञ होता था एक तरह का, जिस राजसूय यज्ञ, और इसका अनुष्ठान या इसको किया जाता था राजा का जब अभिषेक किया जाता था, राज्य अभिषेक किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने थे। जैसे कि ये क्या था ऋग्वेदिक काल? तो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो वहाँ पे वर्णों के हिसाब से, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, इस तरह से लोगों को आपस में मतलब आधार पर बांटा गया था। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ही मतलब वर्ण मतलब लोगों को बांट दिया गया था। जैसे कि उनका जन्म के आधार पर उनको गोत्र के हिसाब से बांट दिया गया था। जैसे कि उसमें ऋग्वेदिक काल में व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था, इनमें जन्म के आधार पर बांटा जाता है, उत्तर वैदिक काल में बांटा गया था, सॉरी। नेक्स्ट है जैसे कि उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो था उसमें हल जो है, हल को शिरा कहा जाता था, हल को शिरा कहा जाता था। और हल रेखा को क्या कहा जाता था? जो हल से जोती हुई जो रेखा होती थी उसको सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। जो निष्क है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे निष्क, निष्क क्या है? ये सोना है, सोना का नाम क्या है? जो गोल्ड है उसको निष्क बोला जाता था। और ये उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई जो होती थी वो क्या क्या थी? निष्क थी, सोना थी। और शतमान एक मतलब एक तरह से आभूषण मतलब क्या बोलते हैं, मुद्रा की एक इकाई होती थी। शतमान और सोना, ये दोनों उत्तर वैदिक काल में मतलब मुद्रा की इकाइयाँ होती थी। नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे कि अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन, अगर सांख्य दर्शन की बात करें जैसे कि, तो भारत के सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन जो है ना वो सबसे प्राचीन दर्शन है, सांख्य दर्शन। और इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, और जिसमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है, प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। साथ में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, और इसके मूल तत्व टोटल मतलब मूल तत्व कितने हैं? वो 25 हैं, और प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद ये जो है वहाँ से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। और इस उपनिषद की यज्ञ की तुलना अगर बात करें तो इसकी तुलना किससे की गई है? तो टूटी नाव से इसकी तुलना की जाती है, मुंडकोपनिषद की, इस उपनिषद की
नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर है। कौशाम्बी नगर ये पहला नगर है जहाँ पे प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उससे पहले कच्ची सड़कें होती थी, इसी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौशाम्बी नगर है और ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था पहली बार। गोत्र नामक संस्थान का नामक उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जो ये संस्था है, गोत्र नाम मतलब गोत्रों का जो उच्चारण हुआ था, या मतलब शब्दों संस्था का जो पता चला था, वो उसका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है महाकाव्य है। तो महाकाव्य ये भी उत्तर वैदिक काल में होता है। और महाकाव्य कौन कौन से हैं? ये महाभारत रामायण है। दो महाकाव्य हैं, कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण है। और महाभारत का पूरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय सीता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों ये था आज का मतलब वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ पॉइंट जिनके द्वारा हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा है। और वैदिक सभ्यता के दो भागों जैसे ऋग वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक काल को पढ़ा है, उनके वर्णों को पढ़ा है, और उनके व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उन सबको पढ़ा है। तो इन पॉइंट्स के ज़रिए दोस्तों, अगर आपको ये कुछ वीडियो में अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को आप पॉज करके पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।